हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एलएलबी और बीएलएलबी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एलएलबी और बीएलएलबी के ऑब्जेक्टिव एग्जाम करवा रही हैं, जिसको ध्यान में रख करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और अगर आपके सेमेस्टर में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकेंड है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का हम पूरा सिलेबस कवर कराने वाले हैं। इसकी बहुत सारी क्लासें लेके आने वाले हैं, जैसे कि आज हम तीसरी क्लास डिस्कस करा रहे हैं। इसके पहले 2 क्लासें आ चुकी हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे, और जहाँ पर मैंने मौलिक अधिकारों से रिलेटेड बहुत कुछ उसमें कवर कराया है। कि आज हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो अगर आपने दूसरी क्लास बहुत अच्छे से देखी है तो आज के सारे क्वेश्चन आप देखते ही उनका आंसर बता दोगे। अगर दूसरी क्लास नहीं देखी होगी तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए आज के जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके पहले की जितनी भी क्लासें हैं उनका भी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक मैं उनकी भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, अभी हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये हमने क्लास सेकंड में डिस्कस कराए थे, ठीक है। ये क्लास थर्ड है जिसमें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ हम डिस्कस नहीं कराने वाले हैं, बस ये पॉइंट का थोड़ा सा रिविजन करवा दे रहे हैं आपको। कि जैसे आपका जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और कहाँ से लेकर के कहाँ तक, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और जब राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत, तो एक आपका जो राइट है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका, तो ये स्थगित नहीं होता है। बाकी सारे आपके मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। कब? राष्ट्रीय आपात के समय में, ठीक है। और पहले आपका जो मूल संविधान है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार आपको दिए गए थे, ठीक है। कितने दिए गए थे? 7 दिए गए थे। लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ और जिसके पश्चात आपका जो अनुच्छेद 31 है जिसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया है, और अनुच्छेद 19F को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और इसको अब अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से ये पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हम इसी वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्हीं टॉपिक से, इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड होगा। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं कि जो 6 मौलिक अधिकार हैं तो ये किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। पहला आपका आ जाता है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक दिया गया है। दूसरा आता है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका आ जाता है अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह आता है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक। और लास्ट है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। यहाँ पर आप लोग उपचार लिख लीजिएगा, ठीक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी जो लीगल रेमेडीज हैं वो आपका आर्टिकल 32 में दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ आपके आर्टिकल हो गए जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं। अब हम सीधा चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है कि भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? विधानसभा, लोकसभा, या फिर सर्वोच्च न्यायालय, या फिर राष्ट्रपति? कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं, ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसका मतलब ये है कि अगर संसद के द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो मौलिक अधिकारों को कम करता है, उनके या मौलिक अधिकारों का हनन करता है, नष्ट करता है, ठीक है, खत्म करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को ये पावर है कि वो ऐसे कानून को, तो सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि ऐसे कानून को शून्य करार दे सकता है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अभी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो पहला आपका आ जाता है भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार, तो ये आपका मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 19 में दिया गया है। और संगठन बनाने का अधिकार, ये भी अनुच्छेद 19 में दिया गया है, ये भी एक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है।
लेकिन पुरुषों एवं स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है और ये राज्य का कर्तव्य है कि वो समान काम के लिए समान वेतन दें। अगर किसी काम के लिए पुरुष को जितना वेतन दिया जाता है और वही काम कोई स्त्री करती है तो उस स्त्री को भी उतना ही वेतन दिया जाए, तो ये राज्य का कर्तव्य है, यह निश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। तो यहाँ पर कह सकते हो करेक्ट आंसर इसका सी है, यानी पुरुषों एवं स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो शायद आप लोगों में से कुछ लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ना दे पाओ। जैसे कि आप सभी लोग जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है, तो मोस्टली बच्चे इन्हीं दोनों में टिक करके आएंगे। लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर है तो ये करेक्ट आंसर आपका है सी नंबर, मोरारजी देसाई। शायद अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता तो मोरारजी देसाई को बहुत कम ही बच्चे टिक करते, क्योंकि इनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सुना गया जितना इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में सुना है होगा आप लोगों ने। तो आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर सी है, मोरारजी देसाई। जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तब संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख है। तो ये आप लोगों को पता होगा, इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर, भाग 3 में उल्लेख है मौलिक अधिकारों का। ठीक है, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ठीक है, और भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा करके एकमात्र कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो मैंने जब क्लास स्टार्ट करी थी तब भी आपको यही चीज बताई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी है, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था उसके बाद आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संघ या संगठन बनाना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है। तो ये आप लोग बताइए कि जो संघ और संगठन बनाने का जो आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तो ये किस प्रकार का है। समानता का अधिकार है, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार है, या शोषण के विरुद्ध अधिकार, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार। किस आर्टिकल में दिया गया है, तो अनुच्छेद 19C में दिया गया है आपका संघ और संगठन बनाने का अधिकार। याद रखना, संघ और संगठन बनाने का अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 19C में दिया गया है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है बेगार को निषिद्ध और स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है। तो आपको ये बताना है कि बेगार यानी किसी को बिना वेतन के, बिना पारिश्रमिक के श्रम करवाना और स्त्रियों का खरीदना बेचना कौन निषिद्ध करता है, कौन सा अधिकार है जो निषिद्ध करता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आपका आर्टिकल 23 से 24 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7, समानता के अधिकार का उल्लेख है। समानता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक है। तो करेक्ट आंसर आपका है सी, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीधा आर्टिकल से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार है एक कैसा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, या फिर विधिक अधिकार है, या फिर नैसर्गिक या संवैधानिक। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है बी, यानी विधिक अधिकार है। अब जो संपत्ति का अधिकार है ये 44वें संविधान संशोधन के बाद अब एक आपका विधिक अधिकार रह गया, ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार, जो इससे रिलेटेड बहुत तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और मैंने हर एक तरीके से क्वेश्चन इसमें कवर कराया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 44वां संविधान संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान में है, यानी जो 44वां संविधान संशोधन होने के बाद में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख अब संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है बी, संविधान के अनुच्छेद 300A में इसका दिया गया है उल्लेख। तो 20 का करेक्ट आंसर है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है कि इस समय नागरिकों को भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो अगर बात करें मूल रूप से जब संविधान बना था तब तो 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हो गया, आर्टिकल 31 जो कि संपत्ति का अधिकार दिया गया है,
ये हटा दिया गया और उसके बाद अब आपका बचा है 6 मौलिक अधिकार, ठीक है, जिनमें आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। फिर आपका लास्ट आता है आर्टिकल 32 जिसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। ये टोटल आपके 6 मौलिक अधिकार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था। पहला आपका ऑप्शन दिया गया है रूस के संविधान से मौलिक अधिकार नहीं लिए गए हैं। रूस के संविधान से तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। और ब्रिटेन का संविधान, तो ब्रिटेन के संविधान से भी मौलिक अधिकार आपके नहीं लिए गए हैं। ब्रिटेन के संविधान से तो संसदीय प्रणाली ली गई है। तो चीन से तो कुछ नहीं लिया गया है। और अमेरिका के संविधान से आपका लिया गया है मौलिक अधिकार। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा ली गई है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 सुनिश्चित करता है, जो आर्टिकल आपका 14 है, ये क्या गारंटी करता है? विधि के समक्ष समानता या फिर विधि का समान संरक्षण या फिर ए बी दोनों। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए बी दोनों। यानी विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कि सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होंगे। अगर कोई गरीब व्यक्ति कोई अपराध करता है तो जो दंड उसे उस अपराध के लिए मिलेगा, वो एक रईस या धनी व्यक्ति, अमीर व्यक्ति अगर वही अपराध करता है तो उसको भी वही अपराध के लिए सेम दंड मिलेगा। विधि का समान संरक्षण का तात्पर्य है कि सभी व्यक्ति को अधिकार है कि वो विधि का इक्वल प्रोटेक्शन ले सकते हैं, विधि का समान संरक्षण ले सकते हैं, ठीक है। और आई होप आप लोगों को ठीक से समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चंस के आंसर। और अगर आप इन क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और अच्छी तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि प्राप्त कर सकता है या नहीं प्राप्त कर सकता है, या फिर सेना एवं विधा संबंधी उपाधि प्राप्त कर सकता है, या फिर बिना राष्ट्रपति की अनुमति के प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर ध्यान से आप लोगों ने देखा होगा आर्टिकल 18 जो है उपाधि से संबंधित है कि किसी भी व्यक्ति को उपाधि नहीं दी जाएगी, ठीक है। लेकिन सेना और विधा से संबंधित जो उपाधि है वो हर एक व्यक्ति को दी जाएगी और एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो सेना और विधा से संबंधित उपाधि प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर किसी भी भारतीय नागरिक को किसी अन्य देश से कोई उपाधि लेनी है तो उसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी है। लास्ट क्वेश्चन आपका है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सेकंड क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने आर्टिकल 19 को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करवाया था। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर बी है, अनुच्छेद 19B। अनुच्छेद 19B में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसी के साथ आपका आर्टिकल 19C और आर्टिकल 19D भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19C में आपका दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति संघ या संगठन बना सकता है, इसको ये अधिकार है। और आर्टिकल 19D में दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो भारत के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्र पूर्वक आवागमन कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो ये कुछ आज के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे और ये क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुए, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके फंडामेंटल राइट्स से ही रिलेटेड हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो उनको हम अगली क्लास में कवर कराएंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा।